हेलो गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। पिछली वीडियो में हमने देखा था TR4 की शुरुआत करी थी हमने प्रीवियस क्वेश्चन से, और प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा TRE 2.1.0 का। उसका हमने पोस्टमार्टम किया था, और उसमें हमने जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उसको हम थ्रू आउट हुए थे। हमने देखा था कि किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है, लेवल क्या था। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो उनके लेवल क्या था। हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, और अपना माइंड मैकअप कर रहे हैं हम कि किस तरह के हम सोच रहे हैं कि हमारे माइंड में जो क्वेश्चन फिट हो जाए, कि आखिर जो पेपर हम जिसकी तैयारी करने वाले हैं 4.0 की, उसको जब हम कहीं से भी पढ़ें तो हमारे माइंड में टॉपिक सामने आने के पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं। ठीक है, तो उसी के उसमें आज हम अपनी सेकंड वीडियो करते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज था इसलिए थोड़ी लेट हो गई थी। बाकी तो 5 बजे आपको डेली वीडियो मिलती ही है। और आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया, ये आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। हर हक आपको, हक आपके नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको हमारा ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और भी नोट्स जितने भी होते हैं वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे हमारे पास जो सेट है, वो हमारे पास सेट है ए। और सेट ए का फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा है द क्वांटिटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वांटिटिव क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो नहीं होती। और कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी नहीं होती है। रिलीवेंस, ये होती है। और कोई आंसर है नहीं। तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर, आंसर इज सी। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। लेकिन यहाँ पर हम बताते चले, देखिए क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन करेक्टरिस्टिक्स पूछा है। ठीक है, और ये आपको 11वीं क्लास की बुक में मिल जाएंगी। और चैप्टर होगा आपका फर्स्ट चैप्टर ही है अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, मीनिंग का जो चैप्टर होता है फर्स्ट। और इसका हम डिस्कस करने वाले भी हैं, जो हमारी इसके बाद वीडियो आएगी। एक्सक्यूज मी, जो हमारी इसके बाद फर्स्ट वीडियो होगी, उस फर्स्ट वीडियो में ही हम इसकी बातें करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में ही बातें होंगी, मतलब डे 3 में। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, इसमें ये रिलीवेंस होती है, कंपेरेबिलिटी होती है, और कंपेरेबिलिटी होती है, रिलीवेंस होती है, और साथ में आपकी ऑथेंटिक होती हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी। और बाइस फ्रॉम फ्री फ्रॉम बाइस भी होती हैं, पक्षपात से भी बाहर होती हैं। तो ये होती हैं आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलीवेंस इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इंक्लूड। जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। देखिए, बुक कीपिंग, कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको संभाल कर रखना, ये तो बात ठीक है, उनको रिकॉर्ड करना। और कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस, ये नहीं करता है आपका अकाउंटिंग का। खैर ये भी होता है, लेकिन मेन काम ये नहीं, ये भी होता है। और डेप्टिंग फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये भी होता है। देखिए, अकाउंटिंग से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद करते हैं, अकाउंटिंग से ही हम फिनेंशियल पोजीशन देखते हैं, और सबसे पहले हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन अगर यहाँ बुक कीपिंग की बात करता तो बुक कीपिंग में यहाँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है ना। तो यहाँ पर अकाउंटिंग की बात की गई, तो अकाउंटिंग के मेन काम ये सभी हो जाते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांच कौन सी नहीं है, ये तो हमारी फर्स्ट वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। काफ़ी ये आंसर हमारी फर्स्ट वीडियो से ही आपके पूरे हो जाएंगे। कल से हमारी वीडियो फर्स्ट आने वाली है। ठीक है, डे 3 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है बिल्कुल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। जबकि अगर बीपीएससी की बात करें तो उसने कहा था कि विच ऑफ द इज नॉट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांच कौन सी नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग भी है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। कौन सी नहीं है भाई, मैनेजमेंट, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सभी क्या है, ये अकाउंटिंग की ब्रांच में आती हैं। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया था, तो बीपीएससी ने इसका आंसर दिया था आपका बी। कहा था बीको के फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया। आंसर सही दिया था बीपीएससी ने, देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो कोई ब्रांच नहीं होता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई ब्रांच नहीं होता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ब्रांच होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है। ऑप्शन होगा आपका फिर, इसने यही पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो आंसर बी होगा। अकाउंटिंग की ब्रांच कौन सी नहीं है, बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, लेकिन उससे पहले देख रहे थे कि आपको सही दिख रहा है। सो द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। देखिए जो डॉक्यूमेंट आपके एविडेंस के काम में आते हैं, एविडेंस होते हैं, और वो भी किस में, सपोर्ट करने में बिजनेस के ट्रांजैक्शन को। जो प्रूफ होते हैं, प्रूफ का काम करते हैं, उनको क्या परचेज कहते हैं, सेल कहते हैं, वाउचर्स कहते हैं। उसका सही आंसर होगा आपका सी, वाउचर्स। ये क्या होते हैं, वाउचर्स होते हैं। वाउचर्स क्या होते हैं, अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है तो आपके पास बिल होगा, वो बिल जो होता है उसी को हम वाउचर कहते हैं। इनको हम सपोर्टिंग वाउचर भी कहते हैं। आपने अगर बैंक में पैसा जमा किया है तो आपके हाथ में जरूर पे इन स्लिप होगी, तो वो पे इन स्लिप क्या होती है, वो भी आपकी वाउचर होती है। ठीक है, और अकाउंटिंग वाउचर अलग होते हैं। ये क्या है, सपोर्टिंग वाउचर है, जो एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शन का। इनसे पता चलता है कि ट्रांजैक्शन रियल में हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी से माल खरीद के लाते हैं तो आपके पास बिल जरूर होगा। तो बिल को देखकर पता चल जाता है कि हाँ भैया इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, लेन देन किया है। इसलिए इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है वाउचर्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी इनको कहा जाता है। तो ये आपका किससे था, ये वाउचर चैप्टर होगा आपका। और ये चैप्टर आपका जर्नल के बाद आपका 11वीं क्लास में आता है, तो वहाँ आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे आपको वहाँ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको फुल तैयारी करा देंगे। लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं होता, मैं बार-बार कहता हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि आप चैनल देख पाएँ या चैनल देखें। आप सफलता तो आपको बुक से भी मिल सकती है। तो अगर आपके पास वक़्त है तो आप बुक्स को रीड कीजिए। वक़्त कम है, ज़्यादा मटेरियल चाहिए, बने-बनाए नोट्स चाहिए, तो आप यूट्यूब देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर ऑफ द एसेट इंक्लूड। जो फीचर होता है एसेट में वो इंक्लूड होता है, एसेट आर द एक्वायर्ड एट द मनी कॉस्ट। जो एसेट होती हैं आपकी, वो मनी कॉस्ट में होती हैं, उनमें मनी में वैल्यू उनकी बताई जाती है, बस ठीक है। एसेट आर द ओन बाय द बिजनेस, बिजनेस की होनी चाहिए, बिजनेस का कंट्रोल होना चाहिए, बात सही है। एसेट आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर इज करेक्ट होगा, क्योंकि कई आंसर होगी इसके। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आपको अच्छे से गैप सुनना है। गैप में क्या-क्या होता है आपका, जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होते हैं, और इसके अंदर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आते हैं, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और आपकी कन्वेंशंस सभी का डिस्कस किया जाता है। ठीक है? तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बना जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग कौन-सा होता है? तो सही आंसर आपका इसका सही आंसर होगा आपका अ, डी। डी क्यों होगा? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग ये भी होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ये भी होते हैं, और रूल ऑफ अकाउंटिंग ये भी होते हैं। ये सभी किसके अंदर आते हैं? गैप के अंदर आते हैं। गैप किस-किस से मिलकर बना है? प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो सही आंसर क्या होगा? डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कौन सी है? फिक्स एसेट वह एसेट होती है जो कई कई साल तक बिजनेस में रहती है, और उसका बेनिफिट कई कई साल तक होता है, और उसको हम एक साल में कैपिटल कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लिक्विड में नहीं कर सकते। तो कैसेट बैंक, ये तो करंट एसेट होता है हमारा। यहाँ पे फिक्स एसेट पूछा हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन तो हमारी ये लाइबिलिटी होगी, लोन। और इन्वेंट्री हमारा स्टॉक, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी करंट एसेट ही होती है। तो यहाँ तो कोई आंसर नहीं आया हमारा करेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, ए आंसर करेक्ट होना चाहिए 74 का। तो इसका आंसर क्या है, ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं 78 में। ये 74 नीचे था ना, इसलिए पीछे हो गया। अ कॉन्सेप्ट दैट इज बिजनेस एंटरप्राइजेज विल नॉट बी लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। देखिए कह रहे हैं एक
कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। गैप की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह रहे हैं बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब है बिजनेस बंद नहीं किया जाएगा नियर फ्यूचर में। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बताता है कि बिजनेस आपके नियर फ्यूचर में बंद नहीं किया जाएगा, इट मीन्स बिजनेस हमेशा चलेगा। तो इसको कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है, इसको देखते हैं। मनी कॉन्सेप्ट कहता है। मनी कॉन्सेप्ट कहता है कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनका मेजरमेंट हम मनी में कर सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि हर बिजनेस का एक पीरियड होना चाहिए जिससे हम पता चलाएं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो गोइंग कंसर्न कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा इसी लेवल पर, जिस लेवल पर वो काम कर रहा है ऐसे काम उसके होते रहेंगे। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सी। तो 78 का सही आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी में है इसका, अगर आप हिंदी में देखना चाहें। वैसे हिंदी में बता भी रहा हूँ आपको साथ, कोई बात नहीं, साथ साथ हम हिंदी में बता भी रहे हैं आपको। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या आपको सब कुछ साफ दिख रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन सा होता है? देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आप में इसमें आपकी तीन एक्टिविटी होती हैं। एक एक्टिविटी होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और एक होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, और एक होता है आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये तीन तरह की एक्टिविटी होती हैं। इन एक्टिविटी में देखा जाता है कि कैश का इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, मतलब बिजनेस में कैश आया है या कैश गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है, 4 कहता है या 6 कहता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, वो होगा आपका ई। मतलब इसमें नहीं दिया हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है। ठीक है, वो कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया। हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। तो ये विलियम पैसोलॉजी थे। आ, और विलियम पैसोलॉजी को पितामह कहा जाता है डबल एंट्री का। ठीक है, ये याद करने का क्वेश्चन था। और अगर बात करें 81 क्वेश्चन की बात करें, तो 81 में देखेंगे, कह रहे हैं विच अकाउंटिंग सिस्टम इन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। कह रहे हैं अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा रिकॉग्नाइज किया है, कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग की अगर बात करें तो देखिए आपका कैश अकाउंटिंग सिस्टम भी होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है और डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो एक्रूअल बेसिस होता है, कैश बेसिस होता है। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो जो कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया है, वो आपका बताया है एक्रूअल बेसिस को। ठीक है, वो किसको बताया है? आपका एक्रूअल बेसिस को। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है? इसमें एडजस्टमेंट भी की जाती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, इन सबको एडजस्ट किया जाता है किसमें? एक्रूड इनकम में। ठीक है, एक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, कैश बेसिस में नहीं किया जाता। कैश बेसिस में तो बस ये देखा जाता है कितना पैसा गया और कितना पैसा आया और कितना गया। बेशक देखिए, अगर इस साल की आपको सैलरी देनी थी 1 लाख, आपने 80,000 दी, तो आप कैश बेसिस में केवल 80,000 ही माइनस करेंगे आमदनी में से, 1 लाख नहीं। यानी कि जितना पैसा गया बस उतना ही एडजस्ट करते हैं। तो सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 देखते हैं। 82 में कह रहा है चूज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इक्वेशन पूछ रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, कौन सी विश्वास सीरीज देखी है अगर आपने मेरी, जो मैंने एस टेट के लिए तैयारी कराई थी, तो एस टेट वाले ये सारे क्वेश्चन मेरे यहाँ पर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी एसेट होती हैं, जो आपकी एसेट होती है वो इक्वल होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ कह रहा है कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, ये बता पूछ रहा है। तो कैपिटल, अब आपको कैपिटल कह रहा है तो कैपिटल देखना है, तो लायबिलिटी उधर जाकर माइनस हो जाएगी एसेट में, तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगी? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ये सही है, एसेट माइनस लायबिलिटी। दूसरा, कैपिटल अगर यहीं छोड़ें तो उधर जाकर लायबिलिटी प्लस, ये गलत है, दूसरा गलत है। लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी को यहाँ छोड़ें तो कैपिटल उधर जाकर क्या होगी? एसेट में माइनस होनी चाहिए, यहाँ प्लस हो रही है, ये भी गलत है। तो आंसर सही क्या होगा? आंसर ए। ए आंसर इज
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखना है हमें 83। 83 क्वेश्चन देखेंगे। सोर्सिस डॉक्यूमेंट इंक्लूड। जो सोर्सिस डॉक्यूमेंट होते हैं, अभी तो हमने बात करी थी जिससे ऐसे जो पता चलता हो जिनसे कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। तो कैश मेमो भी होता है, ने किसी को कैश दिया है या नहीं। इनवॉइस होता है, आपने उधार माल खरीदा है। और रिसीट होती है। रिसीट क्या है, अगर पैसे मिलते हैं तो आपको आप रिसीट भी तैयार की जाती है। तो ये सभी तीनों क्या हैं, ये सभी आते हैं आपके सोर्सिस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, एक बात और है, आपने अगर देखा हो जो 1.0 था वो थोड़ा इससे हार्ड था, और ये थोड़ा इजी है उसके मुकाबले, ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सिडायरी बुक। तो सब्सिडायरी बुक्स कौन सी होती है, सब्सिडायरी बुक होती है आपकी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और आपकी कैश बुक, आपकी कैश बुक हो गई, और आपकी बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक होता है आपका जर्नल प्रॉपर। ठीक है, ये सब क्या होती हैं आपकी, ये आपकी सब्सिडायरी बुक्स ये होती हैं, जनरल प्रॉपर से अलग सब्सिडायरी बुक्स। तो इसमें देखिए कौन कौन सा होता है, कैश बुक होती है, बिल्कुल होती है। ट्रायल बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस शीट नहीं होती है। आंसर आपका ए इज करेक्ट। ठीक है, तो 84 का क्या होगा, ए आंसर इज करेक्ट होगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 85 क्वेश्चन। द बुक इन विच द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड। ऐसी बुक जिसमें ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होते हैं, तो क्या उसको परचेज जर्नल कहते हैं, सेल्स जर्नल कहते हैं, या आपका जर्नल कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो सही आंसर होगा आपका जर्नल। जो फर्स्ट टाइम लेके होते हैं वो जर्नल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेजर क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लेजर को क्या कहते हैं, ये 1.0 में भी था, जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी था ये क्वेश्चन। तो रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए आप ये ना देखें कि ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं अब नहीं आएंगे, आप अच्छे से इनकी तैयारी करते चलें। और लेजर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक कहते हैं, सब्सिडायरी बुक कहते हैं, या स्पेशल पर्पज बुक कहते हैं। तो आपको, हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको प्रिंसिपल बुक कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल बुक कहा जाता है लेजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इसके हिंदी हो गई है, और इसके नेक्स्ट इंग्लिश देखते हैं। 87 क्वेश्चन कह रहे हैं, इन विच हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन द लेजर। कह रहे हैं लेजर में कितनी कॉलम्स होती हैं। तो लेजर जब आप अकाउंट बनाते हैं, जब आप लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो लेजर अकाउंट में आप दो साइड बनाते हैं, जबकि दो साइड होती हैं। लेजर का मतलब होता है अकाउंट, जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपकी दो साइड होती हैं। एक होती है आपकी डेट, एक होती है पर्टिकुलर, और एक होती है आपकी एलएफ, और एक होती है आपकी, सॉरी, जेएफ, एक आपकी जेएफ होती है, और एक यहाँ पर होती है आपकी अमाउंट। तो 1 2 3 4 होगी एक साइड में डेबिट में, और यही इधर रिपीट होती है क्रेडिट साइड में भी यही एंट्री होती है। तो कितनी हो गई, 8 हो गई। तो 8 कॉलम होते हैं। और ट्रायल बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, कोई स्टेटमेंट होता है, समरी होता है, अकाउंट होता है। देखिए अकाउंट तो बिल्कुल नहीं होता है ट्रायल बैलेंस आपका। आप इस बात को ध्यान रखें कि आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है वो अकाउंट नहीं होता है, ये ओनली एक स्टेटमेंट होता है। और इस स्टेटमेंट का पर्पज क्या होता है, काम क्या होता है, अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी है उसको चेक करना होता है। जो एरर हो जाती है, क्लैरिकल एरर, एरर ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके वन में आया हुआ था कि किस तरह की एरर को ट्रायल बैलेंस से फाइंड आउट किया जाता है, तो वो था क्लैरिकल एरर। तो ये क्लैरिकल एरर बताता है, और अर्थमेटिकल एरर बताता है, तो ये होता है एक स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्रायल बैलेंस से है। ट्रायल बैलेंस हेल्प इन प्रिपेयरिंग। तो किसको प्रिपेयर में हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में, या तो देखिए जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं, इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, और इसमें हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं। और ये सब जो बनाई जाती है, इनकी जो शुरुआत होती है, इनके लिए जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ट्रायल बैलेंस से मिलती है, तलपट से। तो इसका मतलब आंसर यहाँ डी होगा, क्योंकि हेल्प जो करता है ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट तीनों में हेल्प करता है, तीनों के लिए बेस तैयार करता है आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो डी इसका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 90 देख लेते हैं। एन एरर विच इज कमिटेड ड्यू टू द रॉन्ग पोस्टेड ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। आपने गलत पोस्टिंग कर दी है, आपने गलत पोस्टिंग कर दी है, इस तरह की एरर को क्या बोलते हैं, तो इस तरह की एरर को बोलते हैं एरर ऑफ
कमीशन, आपने कमी से ले लिया, गलत एंट्री कर दी। और प्रिंसिपल कौन सा होता, जब आप कैपिटल कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस इन दोनों में डिफरेंस नहीं करते हो, तब होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओमिशन जब आप भूल जाते हैं लिखना, तब होती है एरर ऑफ ओमिशन। एक होती है कंपनसेटिंग एरर, ऐसी एरर जो एक एरर के प्रभाव को आगे फिर एरर होगी वो पिछली वाली एरर के प्रभाव को खत्म कर देती है, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो सही आंसर क्या था यहाँ पर, ए था। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 में कह रहा है आपका गुड्स परचेज फ्रॉम द श्याम 5000 इज द रिकॉर्डेड एज 500 रुपये। आपने क्या किया यहाँ पर, अब आप देखिए कि आप भूल गए रिकॉर्ड करना या गलत रिकॉर्ड कर दिया आपने, है? तो यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने रिकॉर्ड तो किया है लेकिन गलत रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या कमीशन वाली आ गई, तो दोबारा से एरर ऑफ कमीशन होगा यहाँ पर। ठीक है, 92 देखते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है। अभी मैंने पिछले आपको 1.0 में, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो उसको आप जरूर देखें, डिटेल में वीडियो है, काफ़ी लंबी वीडियो है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर भी वो बहुत ही बढ़िया है। उस मैं कह रहा हूँ कि वो आपके लिए बेस तैयार कर रहा है 4.0 और 4.3 के लिए, वो 3.0 के लिए भी वो आपका बेस तैयार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेंट प्रिपेयर किया जाता है, रिकंसिल द बैलेंस ऑफ द कैश बुक के बैलेंस को तैयार करने के लिए, या पासबुक के बैलेंस को देखने के लिए, या फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस के लिए, या किसी के लिए नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका डी। डी क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए भी बनता है और इसके लिए भी बनता है, पासबुक कैशबुक दोनों के लिए बनता है। डिटेल में इसको समझना है तो मेरी उस वीडियो को आप जरूर देखना। ठीक है, मैंने काफ़ी डिटेल में उनको चीज़ें डिफाइन की हुई है वहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फीचर कौन सा होता है, डेप्रिसिएशन इज कैश एक्सपेंसिस। क्या ये कैश एक्सपेंसिस होता है, बिल्कुल नहीं। केवल हम अकाउंट्स में ही कम करके दिखाते हैं सेट को, पैसा कहीं ना बाहर जाता ना अंदर आता है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज अ फीचर फ्यूचर कॉस्ट, क्या ये फ्यूचर कॉस्ट होती है, नहीं। जो ये पास्ट कॉस्ट होती है, जो आपका आपने यूज कर ली एसेट, वो घिस कितने की गई, वो होती है आपकी पास्ट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, बिल्कुल सही, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, तो सी तो आंसर सही होगा आपका, तो सी आंसर इज करेक्ट। और 14 देखते हैं, 94 देखते हैं। डेप्रिसिएशन अराइज ड्यू टू, तो डेप्रिसिएशन क्यों होता है, वियर एंड टियर, जब आपकी एसेट जो होती है वो टूट फूट जाती है, फट जाती है, तब होता है। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस होता है आपका चलन से बाहर हो जाती है वो, आपकी जो एसेट है वो चलन से बाहर हो जाती है, या आपका कांस्टेंट यूज ऑफ द एसेट, या जब एसेट को आप लगातार यूज करते जाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आज आप बाइक ले रहे हैं, 10 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 11 साल बाद और भी होगी, अरे 1 साल बाद भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये क्या है, कंटिन्यूअसली यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये सभी बातें सही हैं, वियर टियर, ऑब्सोलेंस और कंस्टेंट यूज। तो सही क्या होगा आंसर, डी आंसर इज करेक्ट। 94 का डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जाता है, लैंड पर कभी नहीं लगता है डेप्रिसिएशन, करंट एसेट पर कभी नहीं लगता है, इंटेंजिबल एसेट पर कभी नहीं लगता है, मोर देन वन, तो क्या होगा सही आंसर, ई होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका, ई। अब आप कहेंगे सर फिक्स एसेट पर तो लगता है, देखिए फिक्स एसेट होती है लेकिन वो टेंजिबल होती है। ठीक है, ये तो होता है टेंजिबल पर, और इंटेंजिबल क्या लगता है, अमोर्टाइजेशन। अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू समय बीतने से कम होती है उसकी वैल्यू, तो उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और टेंजिबल एसेट पर जो लगता है उसकी वैल्यू कम होती है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। दोनों में ध्यान रखना, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट के लिए और डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन थी जिसकी कॉस्टिंग 1 लाख रुपए थी, उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 थी, और 5 साल बाद कह रहे हैं, आफ्टर 5 ईयर द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड से आप चार्ज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताइए क्या बताना है आपको, आपको बताना है रेट, क्या रेट होगी डेप्रिसिएशन की। तो सिंपल बिल्कुल पहला मेथड था ये। तो इसमें हम कैसे करते हैं, इसमें हम जो आपकी 10,000 1 लाख माइनस 10,000, तो कितना बचा आपका, 1 लाख माइनस 10,000, ये बचा आपका
90,000। ठीक है, और 90,000 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 18×5 90, तो कितना आ जाएगा 18%। ठीक है, तो 96 का क्या आंसर हो जाएगा, 96 का आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, बिल्कुल कोई डिटेल में मेरा समझाने का नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल दिए हुए हैं। मैं कहता हूँ ये एस्टेट वाले क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी उम्मीद ना करें आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देख आएंगे तो सही, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सही। ठीक है, लेकिन कुछ और भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपको सोच कर चलना है। ठीक है, जैसे 1.0 में आए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। when the amount of the depreciation is transferred to the profit and loss account, which account is debited? तो कौन सा अकाउंट डेबिटेड होता है? देखिए, एक मैं आपको छोटा सा फंडा बताता हूँ, बस एक ट्रिक बता रहा हूँ, रूल नहीं, रूल तो जब मैं आपको समझाऊंगा डेबिट एंड क्रेडिट के, वो तो होंगे ही। ठीक है, लेकिन एक मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर डेबिटेड किया गया है। ठीक है, तो जब आप कोई खर्चा कर रहे हैं और उस खर्चे की पूर्ति आप कहाँ से कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ लॉस निकाल कर ला रहे हैं, कुछ खर्चा कर रहे हैं। और याद रखना, जिस अकाउंट से, मेरी ट्रिक ये है कि जिस अकाउंट से पैसा निकाला जाता है उसको हम डेबिट करते हैं, जिसमें रखा जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। अब आप डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर रहे हैं आप पी एंड एल अकाउंट में, तो पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि वहां से पैसा निकालेंगे और डेप्रिसिएशन में रख देंगे। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय, तो कौन तैयार करता है? ठीक है, इसकी जरूरत किसको पड़ती है? जिसको भाई परेशानी हो रही होगी। परेशानी किसको होगी? जिसका बैलेंस बेचारे का कम हो रहा होगा, जिसका बैलेंस बेचारे का कम हो रहा होगा बेचारे का, तो वो कौन बनाएगा? वो होगा आपका अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक। जैसे मेरा अकाउंट है बैंक में और मेरी पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आता है, तो उसको सही करने के लिए मैं बीआरएस बनाता हूँ, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बिल्कुल इजी चैप्टर है, आप देखना जब मैं इसको कराऊंगा तो बिल्कुल इजी होगा, आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसको हम कहाँ से कराएंगे? हाँ सॉरी, तो इसमें ये जो बनाता है, कौन बनाता है? आपका अकाउंट होल्डर बनाता है। जैसे मेरा अकाउंट बैंक में, तो मैं ही इसको बनाऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 99। प्रोविजन इज मेड फॉर, प्रोविजन इज मेड फॉर, देखिए रिजर्व, आपने अलग रिजर्व में पैसा रख दिया उठाकर बिजनेस में, वो तो हो गया रिजर्व। ठीक है, और जब आपने, आपको पता है, यदि आपको पता है कि कहाँ पैसा देना है, कहाँ खर्चा होना है, तो नॉन लाइबिलिटी आपको पता है, तो उसके लिए आप प्रोविजन बनाते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन क्या है, उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं हम, रिजर्व नहीं बनाते, क्योंकि आपको पता है कि मशीन कम होनी होनी है, मशीन घटनी घटनी है। ठीक है, अननोन लाइबिलिटी के लिए, जो अननोन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है, वो क्या होता है, वो भी बनाए जाते हैं, वो कॉन्टीजेंट। हाँ, तो वो क्या हो सकते हैं आपको? रिजर्व होता है वो खाली। और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? ऐसी लाइबिलिटी के लिए जिसका ना अमाउंट पता कितना देना पड़ेगा, ना ही ये पता देना भी पड़ेगा या नहीं, जरूरी नहीं होती कि वो देनी होगी या नहीं होगी। जैसे कोर्ट में किसी कस्टमर ने आप पर केस कर दिया है, आपकी कंपनी पर केस चल रहा है, अब पता नहीं कोर्ट आपको क्या पेनल्टी लगाएगा, आप पर लगाएगा या नहीं, हो सकता है आप जीत जाओ, पेनल्टी ना लगे, तो उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के बारे में आप याद रखना, इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, इसको नोट टू अकाउंट में दिखाया जाता है, या एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसको दिखाया जाता है। इसको क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट होता है, वो बताता है कि इसको हमें जरूर दिखाना है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो आपको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। आप जो प्रोविजन बना रहे हैं इससे क्या होगा? इससे स्ट्रेंथ होगी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, जो फर्म की आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो और भी मजबूत हो जाएगी। बात तो सही है, और भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। वीकनेस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, नहीं, वीकनेस नहीं होती, इससे इंक्रीज हो जाएगा आपका प्रॉफिट ना, ये होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 101 क्वेश्चन देखते हैं, 101। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोविजन? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन, अब मैंने बताया प्रोविजन क्यों बनता है, किसी लाइबिलिटी जो आपकी ज्ञात हो, नॉन लाइबिलिटी हो, उसके लिए प्रोविजन बनता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिल्कुल सही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिल्कुल सही है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक से अधिक, तो डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहे हैं। पिछला मुझे
बनाने में आपकी वीडियो और उसके जैसे क्वेश्चन कराने में आपको मुझे 3 आवर्स लग गए। ठीक है, ऊपर से टेक्निकल प्रॉब्लम और होगी, वीडियो और देर से अपलोड हुई। लेकिन ये तो वीडियो मुझे बहुत लग रहा है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। रिजर्व इज क्रिएटेड टू मीट नॉन लाइबिलिटी। तो रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं? अभी तो मैंने बताया था प्रोविजन बनाए जाते हैं आपके किस लिए? प्रोविजन तो बनाए जाते हैं आपके नॉन लाइबिलिटी के लिए, और ये जो रिजर्व बनाए जाते हैं ये आपकी मजबूती प्रदान करते हैं आपके फर्म को। तो नॉन लाइबिलिटी के लिए नहीं, नॉन लाइबिलिटी के लिए क्या बनाते हैं? प्रोविजन। यहाँ बात रिजर्व की हो रही है। मीट एक्सपेक्टेड लॉसेज, जो फ्यूचर में लॉस हो सकता है उसके लिए नहीं। स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल रिजर्व इंक्लूड, तो कैपिटल रिजर्व इंक्लूड होता है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द फिक्स एसेट, प्रॉफिट पीरियड ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑफ द रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अब आप कहेंगे सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि इसका आंसर डी आप क्यों कर रहे हैं। अभी बताते हैं। देखिए, जब आपके ये कैपिटल रिजर्व जो बनाया जाता है ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अलग जो आपको प्रॉफिट होता है उससे, जो आपकी मेन ऑपरेशन है, मेन ऑपरेशन मान लेते हैं आप मुरब्बा बनाकर उसको बेचते हैं, लेकिन फर्म आपने शुरू भी नहीं करी है, अभी उससे पहले ही आपको प्रॉफिट हो गया है, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले प्रॉफिट हो गया, तो ये होता है कैपिटल प्रॉफिट होता है, और इस कैपिटल प्रॉफिट से ही आप कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। और यदि आप सेल कर देते हैं फिक्स एसेट, देखिए आपका काम क्या था? मुरब्बा बना के बेचना, लेकिन आप उसकी मशीन ही बेचने लगे। मशीन थी तो आपकी 1 लाख की, आपने उसको बेच दी 2 लाख की, तो ये प्रॉफिट हो गया। तो फिक्स एसेट पर जो प्रॉफिट हो रहा है इससे भी आप कैपिटल रिजर्व बना सकते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं उसके बाद कह रहे हैं प्रॉफिट ऑफ द रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। आपने शेयर थे, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कंपनी अपने शेयर फॉरफिटेड कर लेती है, छीन लेती है। क्यों छीनती है? बड़े ही अच्छे मैंने उससे डिटेल में बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है और तभी इसको देखें। देखो भाई, डे बाय डे आपको सीरीज देखनी पड़ेगी तभी समझ में आएगी, सीरीज के डे। तो वहां पर क्या होता है? फॉरफिटेड शेयर को जब दोबारा इशू किया जाता है, मान लेते हैं 100 रुपए का शेयर था, कंपनी को 80 रुपए तो मिल गए लेकिन 20 नहीं मिले, उसने इन शेयर को छीन लिया, तो 80 रुपए तो कंपनी को मिल गए, 20 नहीं मिले थे। अब कंपनी इनको दोबारा से रीइशू करेगी, तो अब की बार कंपनी ने इनको 120 रुपए का रीइशू कर दिया, तो कंपनी को केवल 20 रुपए चाहिए थे, लेकिन दोबारा से कंपनी ने इसको रीइशू कर दिया 1,20,000 में। इट मीन्स आपको ये प्रॉफिट हो गया कंपनी का, तो इस प्रॉफिट से भी क्या बन सकता है? कैपिटल रिजर्व बन सकता है। इसलिए इसका डी आंसर था। ठीक है, 103 हो गया। चलते हैं 104 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व का कौन सा एग्जाम्पल है? तो अब तो आप जनरल रिजर्व प्रोविजन आप बढ़िया अच्छे से सीख गए होंगे कि अभी आपने इसको देखा है। तो देखते हैं प्रॉफिट रिडक्शन ऑफ द डिवेंचर। ये प्रॉफिट डिवेंचर के रिडक्शन पे तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो कैपिटल वाला हो जाएगा। प्रॉफिट रिवलेशन ऑफ द एसेट और लायबिलिटी, ये रिवलेशन हो रहा है, मतलब जो आप सेल कर रहे हैं उससे प्रॉफिट हो रहा है, उसकी तो बात होगी जनरल रिजर्व में, यहाँ नहीं होगी। ये भी नहीं होगी। प्रॉफिट अर्न किया है एक्वाइजेशन अनदर बिजनेस, आपने किसी दूसरे बिजनेस को खरीदा, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप जो मुरब्बा बना रहे थे उसको बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वहीं से बना सकते हैं आप जनरल रिजर्व। तो ऐसा तो यहाँ कुछ है नहीं, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 105। डिविडेंड एक्वाइजेशन रिजर्व कम्स अंडर। डिविडेंड एक्वाइजेशन जो रिजर्व होता है ये जनरल होता है, स्पेसिफिक होता है, कैपिटल होता है। तो ये जो आपका होता है ये आपका स्पेसिफिक होता है क्योंकि इसका नाम आ गया डिविडेंड एक्वाइजेशन रिजर्व। देखिए, रिजर्व का नाम बता दिया है कि ये जो रिजर्व बनाया है किस लिए बनाया गया है? ये आपका डिविडेंड एक्वाइजेशन के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज अ पार्टी। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टियां होती हैं? अब देखिए, यहाँ ध्यान से आपको आंसर देना है। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती हैं। 3 पार्टी कौन कौन सी होती हैं? देखिए, 3 पार्टी आपकी हो सकती हैं। एक बिल लिखने वाला, एक पेमेंट देने वाला, और एक नोटरी कराने वाला, या बैंक हो सकता है जहाँ से डिस्काउंटेड किया हुआ है, या पहचान किया तो एंडोर्स वाला। 3 पार्टी हो सकती है। ठीक है, तो एक कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 3 हो सकती हैं, कंडीशन कोई नहीं दी थी कि कब की। 3 आपकी हो सकती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 107 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर होता क्या है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है?
वो एक ये रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ऑर्डर होता है पेमेंट करने का और अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये सभी बातें किसकी ऐसे समझ लिए, तो ये डेफिनेशन दे दी है बिल ऑफ एक्सचेंज की, और ये सभी फीचर भी होते हैं इसके। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108, एक बिल जो बिल ड्रॉ किया गया है एंड एक्सेप्टेड फॉर जीनियस ट्रेड ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। तो उसको ड्रॉ भी कर लिया है, एक्सेप्टेड भी कर लिया है ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसको टाइम बिल बोलेंगे, डिमांड बिल बोलेंगे, ट्रेड बिल बोलेंगे। तो क्या उसका सही आंसर होगा, तो उसका सही आंसर होगा आपका ट्रेड बिल। ये बिजनेस में काम आता है, ये ट्रेड बिल हो गया ट्रांजैक्शन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटेड ऑफ प्रोमेसरी नोट। प्रोमेसरी नोट से कौन सा रिलेटेड है। ठीक है, ये एक ऑर्डर होता है पेमेंट करने का, ये एक ऑर्डर होता है पेमेंट करने का, इसकी बात करें प्रोमेसरी नोट, या ये ड्रॉ किया जाता है क्रेडिटर पर, या ये एक्सेप्टेंस नोट रिक्वायर्ड, इसमें एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इससे रिलेटेड जो बात है वो यही होती है कि इसमें एक्सेप्टेंस की रिक्वायर्ड नहीं होती। अब आपने अगर टेम्परेरी आपने प्रोमिसरी नोट बनाया है तो इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जबकि बिल में क्या होता है, एक्सेप्टेंस की भी जरूरत होती है, और ऑर्डर भी होता है वो पेमेंट का, ड्रॉ भी होता है। ये इसमें ऐसा नहीं होता, यहाँ ऑर्डर नहीं दिया जाता है। ठीक है, और ना ही ये क्रेडिट पर बनाया जाता है। तो सही क्या है आपका, एक्सेप्टेंस नोट रिक्वायर्ड इस पर, प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉइंट वेंचर, देखिए यहाँ से आपको जॉइंट वेंचर आते ही समझ जाना कि आपको 12th लेवल से, अब तक आपने 11 12 के क्वेश्चन देखे, इससे ऊपर अब तक आपने कोई क्वेश्चन नहीं देखा था। अब आ रहा है आपका ग्रेजुएशन का क्वेश्चन। जॉइंट वेंचर इज द, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, या पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ये आपको याद रखना है। नॉमिनल अकाउंट में कौन से आते हैं, ये एक्सपेंसिव और आपके इनकम के अकाउंट्स आते हैं। रियल में कौन से आते हैं, एसेट अकाउंट आते हैं। तो पर्सनल में कौन से अकाउंट आते हैं, किसी पर्सन का अकाउंट, किसी फर्म का नाम, या किसी आर्टिफिशियल पर्सन का नाम। ठीक है, ये सभी किस में आ जाते हैं, पर्सनल में। तो सही आंसर क्या है, नॉमिनल। क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं। व्हेन द गुड आर परचेज फॉर द जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर का दोबारा से क्वेश्चन आ गया, तो अमाउंट को डेबिटेड करते हैं। जब जॉइंट वेंचर आर परचेज फॉर जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर के लिए आपने गुड्स परचेज किया, ठीक है, तो आप कौन से अकाउंट को डेबिटेड करते हैं, तो आप अकाउंट को डेबिटेड करते हैं, आप जॉइंट वेंचर अकाउंट को, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और टू कैश हो जाता है, पैसे देते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेमेंट ऑन द एवरेज ऑफ ड्यू डेट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द इंटरेस्ट इज। देखिए अब यहाँ से आपके ये ग्रेजुएशन के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। पेमेंट ऑन द एवरेज ड्यू डेट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द इंटरेस्ट ड्यू टू। तो अगर कह रहे हैं पेमेंट ऑफ एवरेज ड्यू डेट रिजल्ट होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट लॉस का एग्जाम्पल है ये। आपको इसका आंसर क्या होगा, सी, नाइदर पार्टी, किसी पार्टी को इसका इंटरेस्ट लॉस नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द फ्रॉम रेड लिंक इंटरेस्ट इज जनरली रिलेटेड टू। रेड लिंक, देखिए ये क्वेश्चन रेड लिंक का मैं पहले भी करा चुका हूँ, मैंने अपने विश्वास सीरीज में कराया था, बिल्कुल विश्वास सीरीज में कराया था मैंने इसको। ठीक है, तो ये होता है एक अकाउंट करंट होता है। ठीक है, द टर्म रेड लिंक इंटरेस्ट इज जनरली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है, ये अकाउंट करंट से रिलेटेड होता है, ये आपको याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 114, द कंसाइनर यूजली मेंटेन्स अकाउंट। कंसाइनर जो अकाउंट मेंटेन करता है, यूजली पूछा है, वो कितने अकाउंट तैयार करता है, वो 3 अकाउंट तैयार करता है। कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ, ये कंसाइनमेंट अकाउंट होता कौन सा अकाउंट है, ये भी नॉमिनल होता है। जॉइंट वेंचर भी आपका नॉमिनल था, और ये भी आपका नॉमिनल होता है। अब यहाँ मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है नॉमिनल होता क्या है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि नॉमिनल आपके एक्सपेंसेस और इनकम होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड समरी ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज की समरी होता है। अब यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा, ठीक है, अब कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा है, ये बात आपके सोचने की। हम्म, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो P&L अकाउंट को भी कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को भी कहते हैं, बैलेंस शीट को भी कहते हैं। तो अकाउंट्स का होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट्स होता है, लाइबिलिटी होता है। आप क्या आंसर देंगे, तो ये तो डी आना चाहिए इसका आंसर। लेकिन अकाउंट्स होते हैं, ये किसने दिया था, ये दिया था आपको
आयोग ने आंसर। एक बार इसका हिंदी देख लेते हैं। 116 को हिंदी में ये क्या कह रहा है। हो सकता है हिंदी में ऐसा भी हो जाता है कि आंसर सही हो। वित्तीय विवरण पत्र, फाइनेंशियल विवरण पत्र का सारांश प्रदान करता है। खातों का सारांश, ठीक है ना। सारांश किसका प्रदान करता है, समरी किसकी होती है, तो वो अकाउंट की समरी होती है। यहाँ पर बात अब ये सही हो जाएगी। ठीक है, ये किसकी होती है समरी, ये खातों की समरी होती है, अकाउंट की समरी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसी की समरी होता है। 17 देखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट गिव ओवरऑल रिजल्ट। ये किसका ओवरऑल रिजल्ट देता है, परचेज का, सेल का, ट्रेडिंग का, या आपको सभी का देता है। तो आंसर क्या होगा, ट्रेड। अपने आपके बिजनेस का, पूरा बिजनेस का क्या देता है, ये ओवरऑल रिजल्ट देता है कि कितना परचेज है, कितनी सेल है, सब आ जाता है ट्रेड में। तो हम क्या कहेंगे, ट्रेड का पूरे का ये आपको बता देता है टोटल समरी, टोटल इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस शीट में क्या होती है, एसेट और लायबिलिटी होती है और कैपिटल होती है। बात सही है। परचेज सेल्स वगैरह नहीं होती है। सही आंसर क्या होगा आपका, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज द बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर अब जब आप 119 पर पहुंच गए हैं, अब आपसे कंप्यूटर अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये देख लीजिए आप। तो मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और ये आपका 1.0 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो रिपीटेड किया गया है इन्होंने, तो ये डेटाबेस पर होता है, ये आपको याद रखना है। तो अकाउंटिंग का एक ही क्वेश्चन था। और उसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एलिमेंट ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आर। एलिमेंट कौन सा होता है इनका, वो होता है आपका अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो यहाँ से आपको शुरू हो गया है अब आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो इसका आंसर होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है एलिमेंट ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये पूछ रहे हैं कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या तैयार करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी तैयार करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी तैयार करते हैं, और बैलेंस शीट भी तैयार करते हैं। जब मैं 1.0 करा रहा था, मैंने तब भी आपको बता दिया था कि आप इसको याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, डी। 21 का डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 22 देखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, ये पर्सनल अकाउंट होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है। देखिए रिसीट और पेमेंट अकाउंट ये बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है। ठीक है, इसमें पैसा कितना आया, कितना गया, इसको आप लिखते हैं। और पैसा आपका क्या होता है, पैसा आपका होता है आपकी एसेट। एसेट अकाउंट किस में आते हैं, रियल अकाउंट को ही हम एसेट अकाउंट के नाम से भी याद रखते हैं कि इसको एसेट अकाउंट भी कहते हैं। तो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखिए 23, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करता है, कैपिटल अकाउंट तैयार करता है। तो ये जो अकाउंट आपका तैयार करता है, ये ई इनमें से कोई सा भी तैयार नहीं करता है ये। ठीक है, इसके अकाउंट सभी बताए गए थे, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो बकवास क्वेश्चन है। जब यहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया कौन से अकाउंट तैयार करता है, तो यहाँ पर क्यों पूछ रहा था कौन से नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कौन सा रिलेटेड नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखते हैं और क्या नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें इट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की समरी होती है, बिल्कुल ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पता चल जाता है कैश कहाँ कहाँ से आया। इट इज स्टार्ट ऑफ द, हाँ एक बात मैं और बताऊँ आपको। देखिए जैसे आपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। इस तरह से आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और फिर बैलेंस शीट। अब सुनिए यहाँ पर मैं क्या बात बता रहा था। देखिए जरूरी नहीं है कि बिजनेस में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाया जाए।
एनपीओ की बात कर रहा हूँ। वो इस अगर छोटा बिजनेस है तो छोटे बिजनेस में तो केवल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही बना लेते हैं, लेकिन बड़ा बिजनेस जो होता है उसमें हम इन तीनों को बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी। ठीक, तो ये समरी होता है कैश बुक की। ठीक है, कैश बुक की होता है। इट इज स्टार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस होता है इसका, ओपनिंग बैलेंस भी होता है इसका। ठीक है, होता है, ओपनिंग बैलेंस भी इसका होता है आपका। ठीक है, ये भी ठीक बात है, इसका ओपनिंग बैलेंस होता है। इट इज नो ओपनिंग बैलेंस, इट इज हैड नो ओपनिंग बैलेंस, स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ जब कह रहा है हाँ, तो इसकी तो बात ही नहीं आती। चलो, दो ऑप्शन सही है, तो आंसर सही क्या होगा आपका? अब आंसर आपका सही क्या होना चाहिए? इसने पूछा है कि रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ रहा है ये। सॉरी, मैं आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह बात कर रहा हूँ। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, मेरा ध्यान रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैश बुक की समरी नहीं होता, ये तो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से, तो ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये भी गलत है। और इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ये आंसर सही है किसका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। द मेन फीचर ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करता है पर्सनल अकाउंट को, तो सही है, पर्सनल अकाउंट इसमें मेंटेन किए जाते हैं। मेंटेन करता है कैश बुक को, कैश बुक भी मेंटेन करता है। टेम्पररी डिपेंडेंस ऑफ ओरिजिनल वाउचर, ओरिजिनल वाउचर पर तो ये भी डिपेंड होगा, तो डी आंसर इसका सही होगा, सभी है। ठीक है, और 126 देखते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम सिस्टम इन द सिस्टम द कैपिटल इन द बिगिनिंग असर्टेन बाय द ओपनिंग। तो आप कैसे बनाते हैं? कैश अकाउंट से, टोटल क्रेडिटर से, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कैसे पता चलाते हैं आप इसका कैपिटल इन द बिगिनिंग? और इसको निकालते क्यों हैं? प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था आपको प्रॉफिट कैसे देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। जो क्लोजिंग कैपिटल होती है उसमें से माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल, और जब आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो आपको ये पहले फाइंड करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल, और इसके लिए आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, एक आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। उस फॉर्मूले से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना ही क्या अकाउंट बनाना, ना क्रेडिटर बनाना, ना क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाना, इनमें से कोई नहीं आंसर हो। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप इन और इंक्लूड्स। तो पार्टनरशिप में क्या इंक्लूड होता है? तो पार्टनरशिप की अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन होती है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस वाज कैरीड बाय वन और ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कहने का ये है, जो पार्टनरशिप होती है वो एक ऐसा रिश्ता होता है लोगों के बीच में, जो लोग इकट्ठे हुए हैं एक बिजनेस करने के लिए, और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी में बांटा जाएगा। वो अलग बात है कि बिजनेस या तो उनमें से कोई एक चलाएगा, ये सभी मिलकर वो बिजनेस को चलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स होता है, बिल्कुल होता है कि रिलेशनशिप होता है, तो ये तो बात सही है। कह रहे हैं एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन होता है, ये भी बात सही है, एग्रीमेंट भी होता है, ओरल हो सकता है या रिटर्न। कह रहे हैं कैरिंग ऑन बिजनेस, हाँ बिजनेस चलाया भी जाता है, तो क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एक से ज्यादा आंसर आते ही डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी बाय लॉ। कानून कहता है कि आपको पार्टनरशिप डीड जरूर बनानी है, ऐसा कहीं नहीं है। पार्टनरशिप डीड होता है रिटर्न एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल किया है वो भी एग्रीमेंट है, लेकिन अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट किया है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज नॉट एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट नहीं होता है, गलत। ये एग्रीमेंट होता है, ये भी गलत कह रहा है। कह रहा पार्टनरशिप डीड रेगुलेटेड द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ द पर्सनल पार्टनर्स। डीड जो है अधिकार देती है आपको, ड्यूटीज देती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, लाइबिलिटी बताती है पार्टनर्स की। ये बात तो सही है। हम्म, ये बात तो सही है, तो आंसर भी फिर यही हो जाना चाहिए, सी इज करेक्ट आंसर।
तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नीड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप अराइज ड्यू टू। तो गुडविल की जो नीड होती है वैल्यूएशन करने की क्यों होती है? जब पार्टनर्स का एडमिशन होता है, नया पार्टनर आता है इसलिए, पार्टनर रिटायर होता है इसलिए, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, जब पार्टनरशिप बिजनेस को सेल करते हैं, ये तो सभी बातों में आपको वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं एबीसी तीन पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका 2:3:1 दिया हुआ है। सी रिटायर हो जाता है एफ से, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? देखिए सी चला गया तो सी का रेशो हटा दो, बाकी जो बचा किसका होगा? वो 2:3 इसका ही होगा। एबी का, एबी का क्या होगा? 2:3 दिया हुआ है, कहीं 2:3 नहीं, तो सही आंसर क्या होगा? ई। ठीक है, सही आंसर ई होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें आपसे, वन में थोड़े हार्ड पूछे हुए थे। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया था ये था 30। अब देखते हैं 31। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, accumulated profit are shared by the partners in their। ठीक है, जो accumulated profit है मतलब इकट्ठा प्रॉफिट जो कई कई साल का रखा हुआ है, बांटा नहीं था, और किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब जो सभी पार्टनर में बांटा जाएगा वो प्रॉफिट, तो वो सभी पार्टनर में किस रेशो में बटेगा? तो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा, जैसे जैसे वो प्रॉफिट पहले बांटते थे। आंसर सही क्या होगा? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेचुरी कॉन्सेप्ट कहता है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है, तो इनमें से कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं कहता। कहते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए। बात सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है हमारा कि इसकी वैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए। इसको तो तभी दिखाना चाहिए बुक में जब आप बिजनेस को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से ये आंसर होगा, कोई सा सही नहीं था। 133 देखते हैं। ए भी पार्टनर है एक फर्म में और वे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका 3:2 है। सी को वो एडमिट करते हैं 16 शेयर के लिए, और नया प्रॉफिट शेयर क्या होगा? देखो 16 तो दे दिया उन्होंने सी को, तो बचा कितना? अभी पिछली वीडियो में बताया था मैंने, तो बचा कितना आपका? 5-6। ठीक है, 5-6 बचा। तो अब ये 5-6 को दोनों अपने अपने रेशो में बांटेंगे, तो पहले वाले को क्या मिलेगा? पहले वाले को मिलेगा 5-6 का 3-5, दूसरे को मिलेगा 5-6 का 2-5। ठीक है, अब देखते हैं 15 और 30, और इसको कितना मिला? 10 और 30, और आने वाले को कितना दे रहे हैं? 16। इसके नीचे भी 30 बनाना पड़ेगा, 30 इसके नीचे बना लेते हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी पड़ेगी 5 के नीचे, तो यहाँ भी 30 हो जाएगा और ऊपर 5 हो जाएगा। तो क्या रेशो आ रहा है? 15:10 रेशो, यहाँ क्या बनाया था? 5, 1 में मल्टीप्लाई करी थी 5, 10 और 5, 5 से डिवाइड कर लोगे तो 1, 2 और 3:1 आ रहा है। 3:1 क्या है? ए ऑप्शन है। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगा वो आपका ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं 130 134। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कंपनीज इज फॉर्म्ड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर? यानी कौन सी कंपनी फॉर्म्ड होती है स्पेशल एक्ट के द्वारा या पार्लियामेंट में होती है? रजिस्टर्ड, पब्लिक, प्राइवेट, कौन सी कंपनी होती है? तो ये आपका ई, इनमें से कोई ऐसी नहीं होती, वो अलग होता है। कंपनी की बात यहाँ नहीं होती, वो होता है आपका कॉरपोरेशन। ठीक है, वो कानून से ही बनता है, जैसे आपका FIC, LIC। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, ये BST में से फिर एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें भी एक क्वेश्चन दिया था। और हाँ, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से वहाँ दिया था, और यहाँ भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से ही क्वेश्चन दिया है। 11th बुक का ये आपका चैप्टर 2 है। शेयर ऑफ द कंपनी कैन बी इशूड एट ए प्रीमियम। जो शेयर हैं कंपनी के वो इशूड किए जाते हैं प्रीमियम पर, बिल्कुल, डिस्काउंट पर नहीं, फेस वैल्यू पर हाँ। तो सही आंसर क्या होगा? डी, 135 का डी। और आपको ये याद रखना है कि देखिए शेयर जो इशू किए जाते हैं वो प्रीमियम पर भी किए जाते हैं इशू, फेस वैल्यू पर भी किए जाते हैं, लेकिन डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते। लेकिन जो डिवेंचर होते हैं वो आपके डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 136 136, विच शेयर
आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। कह रहे हैं जब शेयर फॉरफिटेड किए जाते हैं तो कह रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिटेड करते हैं किस अमाउंट से। भाई तो सेम क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आपका ये आपका वन में भी पूछा गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस प्रीवियस पेपर को आप जरूर सॉल्व किया करो, जरूर देखा करो। तो कॉल्ड अप अमाउंट से, पेड अप अमाउंट से, फेस वैल्यू से अब तक टोटल अमाउंट जो भी मांगा गया है उससे इसको डेबिट किया जाता है, तो ये याद रखना है। जनरल एंट्री क्या पास करते हैं इसकी वो भी याद रखना आप। शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, और टू फॉर इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, पेड अप कैपिटल कहते हैं, या और भी कहते हैं, तो इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है 37 में। ठीक है, तो आंसर ये हुआ। लेकिन अब और बात सुनो, ऑथोराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ये आपको इसके नेम और भी याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। डिवेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन कैपिटल, बिल्कुल सही है। डिवेंचर तो लोन ही होते हैं, उधार ही होते हैं। डिवेंचर कैरेज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनकी फिक्स रेट होती है इंटरेस्ट की, बिल्कुल सही। डिवेंचर के आगे लिखा होता है 6% डिवेंचर, तो ये भी बात सही है। ए भी सही, बी भी सही है, दो आंसर हो गए, तो डी आंसर होना चाहिए। सिंपल सिंपल सा आंसर जा रहा है। ठीक है, लेकिन डिवेंचर होल्डर है जनरली वोटिंग राइट, लेकिन इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये तो बात सही थी। सही नहीं है बताना। कह रहे डिवेंचर होल्डर जो होते हैं उनको वोटिंग राइट होता है, बिल्कुल वोटिंग राइट नहीं, तो ये बात गलत कह रहा है, तो आंसर क्या होगा, सी आंसर सही होगा। वोटिंग राइट किसको होता है, शेयर होल्डर को होता है। ठीक है, वो वोट कर सकते हैं, अपनी जो मीटिंग होती है उसमें वोट वो कर सकते हैं, लेकिन डिवेंचर होल्डर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बस कर्जा देते हैं और वापस अपना कर्जा इंटरेस्ट दे देते हैं इस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ड्यू, जब इंटरेस्ट डिवेंचर पर इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है तो विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो कौन सा अकाउंट डेबिटेड किया जाता है। अकाउंट डेबिटेड किया जाता है आपका इंटरेस्ट अकाउंट, इसकी एंट्री बनती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और टू डिवेंचर होल्ड। ये आपको याद रखना। तो क्या आता है, मैं इसको साफ लिख देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, इसको देखिए, मैं जल्दी साफ आपको डिटेल क्यों नहीं दे रहा था, जो बातें पीछे हो चुकी थी पिछली वीडियो में मैं उनको लिखना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर तो मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये उसमें नहीं था। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करते हैं, और टू डिवेंचर होल्ड, टू डिवेंचर होल्ड ये अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री सही क्या हो जाएगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When debenture are issued at a collateral security at 10,000, which account will be debited। ठीक है, पहली बात तो इसकी एंट्री कोई होती नहीं है, इसके दो मेथड होते हैं, 12th क्लास में आता है। वैसे तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन अगर आपको इसकी एंट्री करनी है तो वहाँ पर आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिटेड करते हैं, या याद रखें। ठीक है, अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है, अब आप ये इसको पहले ये सुन लीजिए। कोलेटरल कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है। देखिए, आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे थे, ठीक है, आपने कुछ चीज़ें गिरवी रख दी, इसके लिए सिक्योरिटी जमा कर दी। सिक्योरिटी आपने जमा कर दी 20,000 की, लेकिन आप और भी सिक्योरिटी जमा करने चाहते हैं, बैंक कह रहा था कुछ और भी सिक्योरिटी दो, तो आप अपने डिबेंचर भी वहाँ पर गिरवी रख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। इसको बोल सकते हैं हम सेकेंडरी सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, प्राइमरी से अलग सेकेंडरी सिक्योरिटी भी इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैश इनफ्लो, बिजनेस में किससे कैश नहीं आता। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया है, तो कैश इनफ्लो किससे नहीं होता है। डिक्रीज इन डेटर्स, अगर डेटर्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको पैसा मिल गया, तो कैश तो आएगा। आपने शेयर इशू किए हैं तो इससे भी पैसा आएगा। आपके क्रेडिटर डिक्रीज हुए हैं तो इसका मतलब आपने पेमेंट किया है तो पैसा जाएगा, तो इससे पैसा जा रहा है।
और ये पूछ रहा था पैसा किससे नहीं आ रहा, तो इससे नहीं आ रहा, तो इससे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैश आउटफ्लो, पैसा किससे जाएगा। अगर गुड सेल करोगे तो पैसा तो आएगा, डिवेंचर इशू करोगे पैसा आएगा, डिविडेंड दोगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो इससे होगा। सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा आपका डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड, नहीं इससे भी पैसा आएगा, डिविडेंड आप रिसीव्ड कर रहे हैं और ये आउटफ्लो पूछ रहे हैं, तो सेल करो इससे भी पैसा आएगा, इशू करो डिवेंचर इससे भी पैसा आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड करो इससे भी पैसा आएगा, तो आंसर क्या होगा, ई इज करेक्ट आंसर। कोई ऐसा नहीं था जिससे पैसा जा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एस्टिमेट फैक्ट होते हैं, रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं, एंटिसिपेटेड फैक्ट होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका रिकॉर्डेड फैक्ट। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो जो आपने रिकॉर्ड बनाए थे जब आपने लेन देन किए थे, तो आपने सपोर्टिंग वाउचर में जो रिकॉर्ड किया हुआ है उन रिकॉर्ड पर ये बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ, फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या होता है, आप क्या करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म, फर्म की स्ट्रेंथ जो है फाइंड करते हैं, या आइडेंटिफाई करते हैं वीकनेस, या आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म, दोनों चीज फाइंड करते हैं, तो सही क्या होगा, सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 141, 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस, तो फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक कौन सी है। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस भी होती है, बिल्कुल होती है, एवरेज एनालिसिस ये भी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, लेकिन एवरेज एनालिसिस नहीं होता। ठीक है, कैश फ्लो भी होता है, तो सही आंसर क्या होगा, डी, मोर देन वन। 146 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव, किसका ऑब्जेक्टिव देखना है, मेन ऑब्जेक्टिव रेशो एनालिसिस का क्या होता है। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, कितने रेशो होते हैं, कौन सा रेशो क्यों निकाला जाता है और उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको आप जरूर याद करें। तो यूजफुल फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस होता है, सही बात है, यूजफुल इफेक्टिव कंट्रोल होता है बिजनेस पर, ठीक है, और यूजफुल कॉम्परेटिव स्टडी कर सकते हैं आप आसानी से, ये नहीं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, लेकिन हाँ कंपेयर स्टडी कर सकते हैं दो स्टेटमेंट के बीच में। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, करंट रेशो इज ऑल्सो कॉल्ड, तो करंट रेशो को वर्किंग कहते हैं, ऑपरेटिंग कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, क्या कहते हैं, तो लिक्विड कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन था, इसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशो, और लिक्विड रेशो को क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशो और क्विक रेशो, दोनों रेशो क्या है, करंट रेशो में ही आते हैं, लिक्विडिटी रेशो में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विड रेशो इज ऑल्सो कोल्ड, तो लिक्विड रेशो का लो आ गया क्वेश्चन, क्विक रेशो कहते हैं इसको, और बस, तो 20 का सही आंसर होगा। और 140, ओवर टर्नओवर रेशो हेल्प मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की हेल्प करता है, मैनेजमेंट के रिसोर्सेज में, परफॉर्मेंस में, फाइनेंस में, तो ये जो हेल्प करता है ये करता है इवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस। आप अगर परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस देखना चाह रहा है बिजनेस की, तो उसकी हेल्प करेगा कौन, टर्नओवर रेशियो। ठीक है, और लास्ट आज का क्वेश्चन है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो इसको सोल्वेंसी रेशियो कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं, सेल्स रेशियो कहते हैं, क्या सही आंसर है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सोल्वेंसी रेशियो। ठीक है, सोल्वेंसी रेशियो होता है जो आपकी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी दिखाता है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्या ये अपने ऋण, क्या अपने लोन क्या आसानी से लोन वापस कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर आपको नोट्स चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर चाहिए विद आंसर की, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगे। हक आपका, हक आपका, हमारे टेलीग्राम को आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी नोट्स मिलते हैं। और बाकी नई वीडियो में कल मिलेंगे, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। और देखिए आपकी 3.0 के लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं ये, और 4.0 के लिए भी, एस टेट की भी क्लासेज आपकी जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। ठीक है, पिछली क्लासेज हैं ही, आप उनसे बेनिफिट हो सकते हैं। और वीडियो को देखो, लाइक करें और शेयर करें, शेयर तो बनता है, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें हमारे टारगेट पर पहुंचना है, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी मंजिल पर आपको पहुंचाना है, तो आप हमारी मंजिल पर हमें पहुंचाइए, हमारे आप जो है सब्सक्राइबर बढ़वाते जाइए। ठीक है, खैर आपको ये काम नहीं है, आप तो अपना सब्सक्राइब करें,
और अपनी तैयारी करें। यही हमारी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।